हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का जो प्लेटफॉर्म का है बिहार एसएससी का जो बीएसओ और एसएसओ के लिए है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। 2 प्रैक्टिस सेट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी में लागू हुआ था। ये हिंदी माह में दिया हुआ है जो भारत सरकार का ऑफिशियल है, तो इसे याद रखना है। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत जो हो जाएगा 2006 विक्रमी हो जाएगा। और संविधान सभा जो है इसका प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। साथ ही संविधान सभा का जो विचार है व्यवहारिक रूप में सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया था। साथ ही कुछ संबंधित है संविधान सभा से, उनके नाम याद रखने हैं। जैसे अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वह एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी थे, और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वह बी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है वह विकास में जन भागीदारी है, राजनीतिक जवाबदेही है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसूची 11 में पंचायती राज प्रणाली से संबंधित प्रावधान किया गया है, और जो अनुसूची 12 है उसमें नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है। साथ ही याद रखेंगे कि जो स्थानीय स्वशासन है यह चोल प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था, और लॉर्ड रिपन जो है इसको स्थानीय स्वशासन विकेंद्रीकरण का जनक भारत में माना जाता है। और जो अशोक मेहता है, अशोक मेहता की समिति आई थी, यह द्विस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की थी। और अगला याद रखेंगे कि जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक आया था, यह आया था 1989 में। इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किसकी उपनदी है? तो जो चंबल नदी है यह यमुना की उपनदी है, और चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलती है। याद रखेंगे जो चंबल नदी है वह मध्य प्रदेश के मालवा पठार में जो महू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के नज़दीक है जनापाव पहाड़ी से निकलती है, और उत्तर मुख होकर एक महाखंड से बहती हुई कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। तो याद रखना है कि जो गांधी सागर बांध है यह चंबल नदी पर ही स्थित है। और चंबल एक अध्यारोपित नदी है, यह अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्डा कहा जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा नदी, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार कब आजाद हुआ था? तो जो म्यांमार है यह 4 जनवरी 1948 को आजाद हुआ था। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये बर्मा को भारत से अलग कर दिया था, और 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसमें भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को भी बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था, वही म्यांमार में, जहां उनकी मृत्यु हो गई। और 24 अक्टूबर 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजद्रोहात्मक लेख छापने के जुर्म में 6 वर्ष की सजा दी गई, और उन्हें भी म्यांमार के मांडले जेल में ही रखा गया था, ये भी याद रखना है। और 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका ब्रिटेन से अलग स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो जो पहला राष्ट्रमंडल खेल था इसका आयोजन 1930 में किया गया था, और यह हैमिल्टन में हुआ था, कनाडा में। याद रखना है जो पहला कॉमनवेल्थ गेम था इसका आयोजन 1930 में कहाँ हुआ था? कनाडा में। कनाडा के
हैमिल्टन सिटी में किया गया था। और ओलंपिक के बाद राष्ट्रमंडल जो खेल है यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है। 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे जो राष्ट्रमंडल खेल था उसमें भारत ने पहला बार भाग लिया था। याद रखेंगे जो भारत है राष्ट्रमंडल खेल में यह 1934 में पहली बार भाग लिया था। और जो इसका मुख्यालय है वह लंदन में स्थित है, लंदन संयुक्त राजशाही में स्थित है। और ओलंपिक जो होता है ओलंपिक ध्वज को सबसे पहले 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। यह ओलंपिक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन मधुबनी चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं जो भारती दयाल है यह मधुबनी चित्रकारी से संबंधित है। जो बउआ देवी है यह तो फेमस है, मधुबनी चित्रकारी से संबंधित है यह भी। और मधुकेश्वर यह गंगा देवी भी संबंधित है। जो मधुकेश्वर हो जाएगा यह हमारा आंसर मधुकेश्वर हो जाएगा, क्योंकि यह मधुबनी चित्रकला से संबंधित नहीं है। यह भारतीय लेखक और कार्यकर्ता हैं। वे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के साथ साथ इंडिक स्टडीज प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। याद रखना है जो मधुकेश्वर हैं यह सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के साथ साथ ही इंडिक स्टडीज प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। और मधुबनी कला जो है ये शैली यह बिहार के मिथिलांचल के मधुबनी, दरभंगा के आसपास के जिलों में और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित है। और इस शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है WG आर्चर को दिया जाता है। याद रखना है जो मधुबनी चित्रकारी है इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है WG आर्चर को दिया जाता है। उन्होंने 1934 में बिहार में आए भूकंप के बाद इलाके का जायजा लेने के दौरान पेंटिंग्स को देखा था पहली बार और उसे प्रकाश में लाया था। मधुबनी पेंटिंग से संबंधित कुछ महिला चित्रकार हैं जैसे शांति देवी, जगदम्बा देवी, दुलारी देवी, सीता देवी, लीला देवी, चंद्रकला देवी, गोदावरी दत्त, भारती दयाल। इन सब का नाम याद रखना है, ये सभी मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में जो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार होता है वह परमवीर चक्र होता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। और ये थल, जल और वायु में दुश्मन के सामने बहादुर को सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। और यह जो मेडल है यह कांसे का बना होता है जिस पर एक ओर इंद्रब्रज अंकित होता है और दूसरी ओर जो होता है हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा रहता है। और पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईं ओर और बैगनी रंग के रिबन में लगाते हैं। साथ ही जो दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है उसे महावीर चक्र बोलते हैं। पहला हो जाएगा परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र हो जाएगा। और जो तीसरा होता है वो होता है वीर चक्र। यह वीरता का तीसरा पुरस्कार है, वीर चक्र। और जो एक होता है शांति काल में जो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है उसको बोलते हैं अशोक चक्र। तो जो अशोक चक्र दिया जाता है यह शांति काल का सबसे बड़ा अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी हटाना था। हमारा आंसर ए हो जाएगा। साथ ही इसके कुछ तथ्य हम लोग याद रखेंगे कि इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण गरीबों और भूमिहीन किसानों के उत्थान के लिए आर्थिक कार्यक्रमों को भी लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था यह 1556 में लड़ा गया था। और जो 1526 में है यह पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। याद रखेंगे जो पानीपत का दूसरा युद्ध है यह 5 नवंबर 1556 को यह अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है अकबर की जीत हुई थी। अकबर इस विजय के बाद दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का जो श्रेय है यह अकबर को ही दिया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि अप्रैल 1526 में जो पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच भीषण युद्ध लड़ा गया था, जिसे हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। और एक हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था यह हुआ था 14 जनवरी
14 जनवरी 1761 में। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 14 जनवरी 1761 में हुआ था और मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में हुआ था। वहीं 1532 में एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं दोहरिया का युद्ध। तो जो दोहरिया का युद्ध है वह हुमायूं की सेना और महमूद लोदी की सेना के बीच में हुआ था। और एक मछीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध है, यह 1555 में हुआ था, मछीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को ट्रांसफर करना है। यानी ये सभी स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं यह सभी सही है। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसका जो आयोजन हुआ था, योजना का शुरुआत हुआ था, यह 2014 में हुआ था और इस योजना के अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। और इसका उद्देश्य जो है बचत को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को ट्रांसफर करने से संबंधित है। 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था। यह प्रधानमंत्री जनधन योजना या वित्तीय समावेशी योजना है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है, जिसे समय चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो तीली होती है, तीलियों की संख्या यह 24 होती है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को याद रखना है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और जो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वह होता है 3:2। यानी लंबाई जो हो जाएगा 3 रेशियो में रहता है और चौड़ाई जो हो जाएगा 2 रेशियो में रहता है। याद रखना है, एग्जाम में कभी उल्टा भी पूछ देता है कि चौड़ाई और लंबाई का, तो 2:3 हो जाएगा, उस पर ध्यान रखेंगे। और इसमें ऊपर से नीचे क्रम में होता है। सबसे पहले होता है केसरिया होता है ऊपर, उसके बाद बीच में सफ़ेद होता है और सबसे नीचे हरा रंग रहता है। और जो 24 तीली होती है यह नीला चक्र होता है, नीले कलर का, और यह बीच में होता है। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये हंसा मेहता थे जिसने राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार कुछ शर्तों के सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में हुआ था। नेक्स्ट है नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है। तो पीपीएफ पर जो ब्याज मिलता है वह 7.1% मिलता है। और पीपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसको लिख देता हूं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगला क्वेश्चन है शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का गोल्ड मरकरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का जो है गोल्ड मरकरी अवार्ड यह दलाई लामा को दिया गया है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा दलाई लामा। तिब्बती धर्मगुरु हैं ये 14वें दलाई लामा। इनको शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड दिया गया है। और दलाई लामा को यह जो पुरस्कार है धर्मशाला स्थित उनके आवास पर गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल संस्था के अध्यक्ष और महासचिव जो हैं निकोलस डी सैंटिस के द्वारा दिया गया है। साथ ही 1959 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद दलाई लामा लाखों तिब्बतियों के साथ भारत चले आए थे और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहने लगे थे। दलाई लामा को पूरे विश्व में शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। और
1989 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। याद रखना है, दलाई लामा को 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। और दलाई लामा की एक बुक है, उसका नाम है वॉयस फॉर द वॉइसलेस का इसका हाल ही में विमोचन हुआ है। तो याद रखना है, वॉयस फॉर द वॉइसलेस, यह पुस्तक है दलाई लामा की। वॉयस फॉर द वॉइसलेस। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है यह 1885 में आयोजित किया गया था। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था यह इसका डेट था 28 दिसंबर, यानी 28 दिसंबर 1885 को ये मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और इस अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और उसके पहले महासचिव थे एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था यह 1888 में किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे। कुछ याद रखना है, जैसे कांग्रेस की अधिवेशन तिथि है, 5वां अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में, इसके अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। और जो 40वां अधिवेशन हुआ था 1924 बेलगाम में, यह महात्मा गांधी के अध्यक्षता में किया था। और जो 41वां अधिवेशन हुआ था यह कानपुर में हुआ था, और यह सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में किया गया था। और 33वां अधिवेशन है जो 1917 में कलकत्ता में किया गया था, यह एनी बेसेंट की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। तो यह हो जाएगा गंगा डेल्टा। जो गंगा डेल्टा है यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, और यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। यह डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र भी शामिल है। रूस में है एक सेलेंगा नदी। तो रूस में जो सेलेंगा नदी है इसका डेल्टा जो है यह ताजे पानी की झील है, बैकाल झील में खाली होने वाला सबसे बड़ा डेल्टा है। और डेल्टा जो होता है नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी का जो निक्षेपण विशेषता होता है उसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा जो होता है आमतौर पर 3 प्रकार का होता है, एक ऊपरी डेल्टा, एक निचला डेल्टा और एक जलीय डेल्टा। और डेल्टा का जो प्रकार होता है, एक चापाकार होता है, एक पंजाकार होता है, और एक एस्चुअरी बनाता है, और एक रुंडित होता है, एक परित्यक्त होता है, और एक पंजाकार होता है, और एक लैकुस्टाइन होता है। नेक्स्ट है 1978-79 में ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी का कम करना था। और इस योजना का नाम क्या था? तो इस योजना का जो नाम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। 1978-79 में ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य जो था ग्रामीण बेरोजगारी कम करना, और इस योजना का नाम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के दौरान IRDP योजना का प्रारंभ किया गया था। इसी का नाम है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। और IRDP जो है यह लॉन्च किया गया था 1978 में, और इसका कार्यान्वयन जो हुआ था 1980 में किया गया था। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? तो जो इंग्लिश चैनल है यह उत्तरी फ्रांस और दक्षिणी इंग्लैंड को अलग करता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। और इंग्लिश चैनल जो है अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। यह यूरोप के महाद्वीपीय शेल्फ के आसपास के उथले समुद्रों में
सबसे छोटा है, जिसमें तकरीबन 75,000 किलोमीटर स्क्वायर का एक क्षेत्र शामिल है। साथ ही याद रखेंगे कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला जो प्रथम भारतीय है वह मिहिर सेन थे। और विश्व में प्रथम महिला जो इंग्लिश चैनल तैर के पार की थी उसका नाम था गर्टरूड एडप्ले। याद रखेंगे, इसका नाम था गर्टरूड एडप्ले। गर्टरूड एडप्ले जो थे विश्व की प्रथम महिला थी जो इंग्लिश चैनल तैर के पार की थी। कुछ जल संधि है जो हमें याद रखना है, जैसे एक है बॉस जल संधि। जो बॉस जल संधि है यह तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। और एक है सुंडा जल संधि। जो सुंडा जल संधि है यह जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। और जो पाक जल संधि है यह मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। और एक है बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच में स्थित है। और हार्मुज जल संधि जो है यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। याद रखना है, हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां है और सभी सेवाएं प्रदान करता है? तो यह सार्वजनिक क्षेत्र है जिसमें सरकार की अधिक संपत्ति है और सभी सेवाएं प्रदान भी करता है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र जो है यह अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करता है। और सार्वजनिक क्षेत्र लोक कल्याणकारी कार्यों में संपत्ति का प्रयोग करते हैं। और निजी क्षेत्र जो होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना है। और साथ ही याद रखना है कि जो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होती है और दोनों का संयुक्त उद्यम भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें लेन देनदार, व्यापारियों, नियोक्ता, रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल है, क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं अब अनौपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाते हैं, यानी अनऑफिशियल रूप से होता है। और अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाता अपनी पसंद की ब्याज दर पर उधार दे सकते हैं। और इस क्षेत्र में उधारदाताओं की ऋण गतिविधियों की निगरानी किसी भी संगठन द्वारा नहीं की जाती है, इसलिए इसको अनौपचारिक ऋण क्षेत्र भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा काल के जो स्थल हैं वहां से अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा धातु है यह आर्यों के द्वारा खोजा गया था और इसे श्याम अयस्क भी बोला जाता है। याद रखना है, लोहा को श्याम अयस्क भी बोलते हैं। और लोहा जो धातु है सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक का काल था जो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में लोहा का खोज भारत में किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका जो उद्भव है ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। साथ ही याद रखेंगे, हड़प्पा जो है वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और स्टुअर्ट पिगट थे जो इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। याद रखना है, हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर या स्टुअर्ट पिगट के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है, और साथ ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा बहन यह भी पिगट के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में ये जो मध्यम मार्ग है यह शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में है बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा बोलते हैं। और बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। याद रखना है, जो बौद्ध धर्म में है 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध साहित्य में बहुत साहित्य को त्रिपिटक बोलते हैं और यह पाली भाषा में लिखा गया है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताए थे। और बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है इसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। और सबसे पहले स्तूप शब्द का जो वर्णन है
यह ऋग्वेद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। तो जो भारतीय मरुस्थल है उसको बोलते हैं थार मरुस्थल। भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम और पश्चिमी किनारे पर बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मरुस्थलीय मैदान है, इसको थार मरुस्थल बोलते हैं। याद रखना है जो सहारा मरुस्थल है यह अफ्रीका में है, और ये जो गोबी मरुस्थल है यह चीन में है और मंगोलिया में भी है। चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है, सहारा अफ्रीका में हो जाएगा। और जो आटाकामा मरुस्थल है यह चिली में है। आटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। और एक है कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी जो मरुस्थल है यह बोत्सवाना में है। और एक मोजेब मरुस्थल है जो अमेरिका में है, उसको बोलते हैं मोजेब। याद रखेंगे मोजेब मरुस्थल जो है यह अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। तो भारत में जो गरीबी अनुमानों का आधार है यह परिवार का उपयोग व्यय है। नीति आयोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जो जनसंख्या है उसकी गणना के लिए एक विशेष दल का गठन करता है, और यह एनएसएस द्वारा एकत्रित उपभोग व्यय के आंकड़ों का उपयोग करता है। साथ ही याद रखेंगे जो एनएसएसओ है इसकी स्थापना 1950 में, और जो सीएसओ है इसकी स्थापना 1951 में, और जो एनएसओ है इसका स्थापना 2019 में किया गया था। याद रखेंगे, मैं लिख देता हूं। एनएसएसओ है इसका जो स्थापना है 1950 में किया गया था। सीएस जो है इसका स्थापना 1951 में किया गया था। और एक है एनएसओ, इसका स्थापना जो है 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है यानी संघात्मक गणराज्य वाला प्रक्रिया यह कनाडा से लिया गया है। और भारत में केंद्र तथा राज्य के बीच जो विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया जाता है इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि अलग अलग देश से क्या लिया गया है। तो जो अमेरिका है, अमेरिका से मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक बुलाते हैं यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से लिया गया है। साथ ही विधि का शासन और संसदीय व्यवस्था यह यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो लिखी जाती है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और भारत में लिपि के विकास की जो परंपरा है ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है, यानी शुरुआत ब्राह्मी लिपि से हुई थी। और एक होती है मोडी लिपि। जो मोडी लिपि होती है यह यदुवंशी शासक महादेव यादव और रामदेव यादव के शासनकाल में उनके मंत्री जो थे हेमाद्रि पंडित उसके द्वारा विकसित किया गया था। और एक तमिल लिपि है। तमिल लिपि प्राचीन दक्षिण ब्राह्मी लिपि से विकसित हुआ है। और तमिल लिपि एवं ग्रंथ लिपि में समानताएं देखने को मिलती है, यानी ग्रंथ लिपि जो है और तमिल लिपि लगभग सेम ही है। और एक बांग्ला लिपि है। तो बांग्ला लिपि के जो साक्ष्य हैं 11वीं सदी में पूर्वी भारत से मिले हैं। अभिलेखों में बांग्ला लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है। तो भारत में जो बीमा क्षेत्र का नियमन करता है वह आईआरडीए करता है। आईआरडीए है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। और आईआरडीए अधिनियम 1999 की धारा 14 में आईआरडीए के कर्तव्य, शक्ति और उसके कार्यों का उल्लेख किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि जो एलआईसी है, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका जो स्थापना हुआ था यह 1956 में किया गया था। एलआईसी का स्थापना 1956 में किया गया था। और भारतीय साधारण बीमा निगम जो है इसका स्थापना 1972 में किया गया था। और भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना जो है 1964 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है
किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो होता है और कबड्डी होता है, जिसमें प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होता है। और कबड्डी को पश्चिमी भारत में हुतुतु बोलते हैं, हुतुतु, और दक्षिण भारत में चेडू गुडू के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, कबड्डी को पश्चिमी भारत में हुतुतु और दक्षिणी भारत में चेडू गुडू के नाम से जानते हैं। और बेसबॉल जो होता है, बेसबॉल और खो खो, बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। और जो पोलो होता है, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल जो होता है, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है। साथ ही एक बास्केटबॉल होता है, तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और जिम्नास्टिक जो होता है उसमें 8 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो श्रीमद् जो भागवत गीता है यह महाभारत का भाग है, याद रखेंगे। और यह एक सार्वभौमिक ग्रंथ है जिसकी शिक्षाएं वर्तमान समय में प्रासंगिक भी है। मूल महाभारत जो है उसके जो रचयिता हैं वह वेद व्यास को माना जाता है। और जो रामायण के रचनाकार हैं वह महाकवि वाल्मीकि है। साथ ही याद रखना है, जो हितोपदेश है, हितोपदेश के जो लेखक हैं यह नारायण पंडित हैं। और पंचतंत्र जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र के लेखक जो हैं वह विष्णु शर्मा है। याद रखना है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं, हितोपदेश के लेखक जो हैं नारायण पंडित हैं, और रामायण के जो रचनाकार हैं वह वाल्मीकि हैं, और महाभारत के जो रचनाकार है वह वेद व्यास है। नेक्स्ट है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो पहले व्यक्ति थे वह आचार्य विनोबा भावे थे। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में स्थापित किया गया था। और पहली बार जो मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था। और इसे मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का सर्वोच्च सम्मान भी बोला जाता है। 2009 में यह पुरस्कार पारंपरिक रूप से 5 श्रेणियों में दिया जाता था। और पुरस्कार विजेताओं को एक ताम्रपत्र, रैमन मैग्सेसे के छवि के साथ एक पदक और नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। साथ ही याद रखेंगे कि जो मदर टेरेसा है, तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यह शांति के क्षेत्र में दिया गया था 1979 में। याद रखना है, मदर टेरेसा को नोबेल का शांति पुरस्कार 1979 में दिया गया था। और मदर टेरेसा का जो भारत रत्न दिया गया था यह 1980 में दिया गया था। याद रखना है, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला था 1979 में, और 1980 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो अधिवृक्क जो होता है यह वृक्क यानी किडनी में स्थित होता है। और अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन बोलते हैं, यानी एड्रिनल हार्मोन बोलते हैं। वहीं लीवर में होता है विटामिन ए तथा डी, लोहा एवं तांबे के साथ संचित रहता है। साथ ही याद रखेंगे, जो मनुष्य का जो हृदय होता है यह 4 कोष्ठों को बना होता है। और मनुष्य के हृदय का जो भार होता है लगभग 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, बिना केंद्रक एवं कोशिकांगों वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं? तो जो बिना केंद्रक और कोशिकांग वाले जीव होते हैं वह प्रोटिस्टा में आते हैं और आर्कीबैक्टीरिया में आते हैं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। एक होता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, ये जगत जो है मोनेरा से संबंधित है। और दोनों ही जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है कि जिनमें स्पष्ट केंद्रक तथा सुसंगठित कोशिकांग का अभाव होता है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का अयस्क निम्न में कौन है? तो ये जो मैलेकाइट है यह तांबे का अयस्क है। और मैलेकाइट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है CO3 इंटू CuOH का होल 2, यह मैलेकाइट का फॉर्मूला होता है। और तांबा
मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, याद रखना है। और तांबे के और भी अयस्क हैं, जैसे एक होता है चेल्कोपाइराइट, एक होता है कैल्कोपाइराइट, और एक होता है क्यूपराइट, और एक होता है एजुराइट। याद रखना है, तांबे का अयस्क मैलेकाइट है और इसका फॉर्मूला जो है CuCO3 इंटू CuOH का होल 2 है। और ये जो बॉक्साइट दिया हुआ है, जो बॉक्साइट है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका फॉर्मूला जो होता है यह होता है Al2O3 इंटू 2H2O। याद रखेंगे, बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 इंटू 2H2O होता है। और कार्नेलाइट जो होता है यह मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट जो है यह मैग्नीशियम का अयस्क है। और एक होता है सेडेराइट। तो सेडेराइट का जो फॉर्मूला होता है यह होता है लोहा का Fe2CO3। यह सेडेराइट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? जो सोल्डर बनता है यह लेड और टीन से बनता है, यानी टीन और शीशा से मिलकर सोल्डर बनता है। और इसमें जो एसएन होता है यह होता है 67%, यानी टीन होता है 67% और जो शीशा होता है पीबी यह होता है 33%। याद रखेंगे। सोल्डर में जो होता है लेड और टीन होता है। इसमें लेड जो होता है 33%, यानी शीशा जो होता है 33% होता है। और जो एसएन होता है टीन होता है यह होता है 67%। याद रखना है। और सोल्डर का जो प्रयोग होता है जोड़ों में टाँका लगाने में होता है। और टाँका का जो गलनांक होता है लेड और टीन से कम होता है। साथ ही एक होता है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर जो है वह कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनता है। याद रखना है। और पीतल में जो होता है कॉपर होता है और जिंक होता है। पीतल में कॉपर होता है 70% और जिंक होता है 30%। वही कांसा होता है, तो कांसा में कॉपर 90% होता है और जो टीन होता है यह 10% होता है। साथ ही अगर एक रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है तो रोल्ड गोल्ड में जो कॉपर होता है यह 90% होता है और उसमें एल्युमिनियम जो होता है वह 10% मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तो शरीर जो है डूब जाएगा। पानी को गर्म करने पर उसका आयतन जो है बढ़ जाता है, जिससे घनत्व घट जाएगा और शरीर का जो घनत्व बढ़ जाएगा और वह पूर्णतः डूब जाएगा। डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है मास बटा आयतन होता है। और जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। याद रखना है। और जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जब लाते हैं तो पहले उसका आयतन जो है घटता है और फिर बढ़ता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होता है वह मैक्सिमम होता है। वहीं अगर पानी को अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं तो इसका आयतन होता है जो घटता है और फिर बढ़ता है। और घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। और जल में तैरना जो होता है यह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है, तो इसको टोन, स्वर या तान बोलते हैं। और ध्वनि की जो तीव्रता होती है, तीव्रता आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमणपाती होती है। तारत्व जो होता है ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि की मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है और तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। यह तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। नेक्स्ट है, क्षारीय विलयन फेनोल्फथालीन सूचक का रंग होता है। तो क्षारीय विलयन जो फेनोल्फथालीन होता है इसका जो रंग जो होता है वह लाल होता है। साथ ही याद रखेंगे कि जो मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका रंग लाल होता है, जो कमजोर एसिड होगा
उसका रंग पीएच में नारंगी होगा, और जो उदासीन होता है नॉर्मल, उसका रंग हरा होता है, और जो कमजोर क्षार होता है उसका रंग नीला होता है, और जो प्रबल क्षार होता है यानी स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका रंग जो होता है बैंगनी होता है। और साथ ही में ये भी याद रखना है कि डेंगू जो होता है, तो डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, और डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या में तीव्र कमी होती है। और एक होता है मलेरिया, तो मलेरिया में तेज ठंड लगकर बुखार होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है। तो हैजा जो है यह घरेलू मक्खी के कारण होता है, यह सुमेलित है। और जो मलेरिया है, मलेरिया दिया हुआ है मादा एडीज मच्छर। तो जो मादा एडीज मच्छर होता है यह विषाणु का वाहक होता है। और डेंगू होता है मादा एनाफिलिस से। यह स्टेटमेंट गलत है और ये सेकंड भी गलत है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सिर्फ ये हो जाएगा, हैजा जो है यह घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है, यानी जो घरेलू मक्खी होती है यह हैजा रोग का वाहक होती है। और मादा एनाफिलिस जो मच्छर होता है यह मलेरिया उत्पन्न करता है, यानी एक प्लाज्मोडियम होता है। मादा एनाफिलिस मच्छर मलेरिया प्लाज्मोडियम को वाहक होता है, और मादा एडिस जो होता है यह डेंगू मच्छर का वाहक होती है। तो ये डेंगू का हो जाएगा मादा एडिस जो उल्टा दिया हुआ है। तो याद रखेंगे कि हैजा जो होता है वो घरेलू मक्खी के कारण फैलता है, और जो मलेरिया है मादा एनाफिलिस के कारण फैलता है, और डेंगू जो है यह मादा एडिस के कारण फैलता है। और एक होता है एडीज इजिप्टी, इसे टाइगर मच्छर भी बोलते हैं, याद रखना है। एडीज इजिप्टी इसे टाइगर मच्छर बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दिया है अधातुएं धनायन बनाती है, यह स्टेटमेंट गलत है। हमारा आंसर ए ही हो जाएगा। जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करती है अधातु कहलाती है, यानी धातु को आवर्त सारणी में अधातु दाईं ओर रखा जाता है। जो आवर्त सारणी है उसमें अधातु को दाईं ओर रखते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 22 अधातु तत्व हैं, जिसमें से 11 गैस हैं और 1 लिक्विड में है, और 10 जो शेष हैं वह सॉलिड में है। नेक्स्ट है लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह कौन सा है। तो लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह है पोटेशियम परमैंगनेट। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है KMnO4। याद रखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, और यह जो होता है ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। और ये जो बोरेक्स है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4 और O7। याद रखना है, बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7 होता है। और जो KNO3 है, KNO3 का उपयोग जो होता है वह बारूद के रूप में होता है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं KNO3। नेक्स्ट है किस हार्मोन के स्राव के कारण मनुष्य की धड़कन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। तो यह होता है एड्रेनाइन, यानी एड्रेनाइन के स्राव जो होता है इसके कारण हृदय की जो धड़कन है और श्वसन दर एक साथ बढ़ जाती है। और थायरॉक्सिन जो है इसको मेटाबॉलिज्म यानी नियंत्रक हार्मोन बोलते हैं। एक होता है एल्डोस्टेरिन। तो जो एल्डोस्टेरिन होता है यह नर हार्मोन होता है, और प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन या कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन है। और एड्रिनल हार्मोन जो होता है इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन या संघर्ष या पलायन वाला हार्मोन बोलते हैं। और एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन यह मादा हार्मोन होता है, और इसका स्रावन जो होता है तरुणावस्था के आरंभ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था यह नागपुर में हुआ था। और इस 5 दिवसीय सत्र का आयोजन जो है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया था। नेक्स्ट है पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के जो लेखक हैं वह पंकज मिश्रा हैं। हमारा आंसर बी हो जाएगा। और साथ ही याद रखना है कि एक है मिलन कुंदेरा, इनकी पुस्तक है द बुक ऑफ लाफ्टर एंड फॉरगॉटिंग। जो कुंदेरा हैं मिलन कुंदेरा, इनकी पुस्तक है द बुक ऑफ लाफ्टर एंड फॉरगेटिंग। जो अमिताभ बागची है इनके द्वारा एक लिखी पुस्तक है, उसका नाम है अननोन सिटी। याद रखना है अननोन सिटी। अननोन सिटी पुस्तक के जो लेखक हैं वह अमिताभ बागची हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अ लाइफ ट्री। याद रखना है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, उसका नाम है अ लाइफ ट्री। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत विश्व में सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला देश है। तो वर्तमान में जो भारत है वह विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला देश है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो है सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम में है। टोटल 176 रामसर स्थल है यूनाइटेड किंगडम में। और उसके बाद मैक्सिको है, मैक्सिको में 144 रामसर स्थल है। और जो भारत में है वह 89 रामसर स्थल है। और वर्तमान में भारत जो है एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला देश है। याद रखना है एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला जो देश हो जाएगा वह भारत हो जाएगा। 2 फरवरी 2025 को भारत में 4 नया आर्द्रभूमि को रामसर सूची में जोड़ा गया था। वो तमिलनाडु में स्थित एक था सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, और एक सिक्किम का है खेचोपल्ली आर्द्रभूमि, और झारखंड में स्थित है उधवा झील। इन चारों को 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया है। और अप्रैल 2025 के अनुसार भारतीय राज्यों में तमिलनाडु जो है सबसे अधिक 20 है, जहाँ पे 20 रामसर स्थल है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 10 रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन SCO 2025 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो शंघाई सहयोग संगठन SCO 2025 का जो आयोजन किया गया था यह चीन में किया गया था। और शंघाई सहयोग संगठन 2024 में जो हुआ था उसका आयोजन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया गया था। याद रखना है 2024 का आयोजन इस्लामाबाद पाकिस्तान में और 2025 का आयोजन चीन में किया गया था। और इस सम्मेलन 2025 में जो सम्मेलन हुआ था इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। साथ ही याद रखेंगे कि जो शंघाई सहयोग संगठन है इसका मुख्यालय शंघाई चीन में ही है। और भारत और पाकिस्तान दोनों जो देश हैं यह 2017 में इस संगठन के सदस्य बने हैं। और वर्तमान में SCO में कुल 10 देश शामिल है। याद रखना है कि शंघाई सहयोग संगठन है उसमें अभी 10 देश शामिल है। और जो 10वां देश है लास्ट देश वह बेलारूस शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के पारंपरिक हस्तशिल्प घरचोला को हाल ही में एक GI संकेत पंजीकरण प्रदान किया गया है? तो जो घरचोला है यह गुजरात का है। याद रखना है गुजरात का जो पारंपरिक हस्तशिल्प है घरचोला, इसको GI टैग प्रदान किया गया है। और घरचोला गुजरात का एक पारंपरिक हस्तशिल्प है जो अपने जटिल डिजाइन और जीवंत रंगों के लिए जाना जाता है। साथ ही याद रखना है कि लद्दाख का जो पश्मीना ऊन है बकरी के ऊन से जो बना होता है इसको भी GI टैग दिया है। और उत्तर प्रदेश के मथुरा का एक है साझी कला, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के साझी कला को भी GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो बर्निहाट है जो मेघालय का है। तो बर्निहाट को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। और इसमें दुनिया को 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 शहर जो है भारत के हैं।
और भारत का बर्नियार्ड जो है टॉप पे है। और इसे जो जारी करता है स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर। यह वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 जारी किया था। इसमें दिल्ली वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बताया गया है और इसके अनुसार जो है भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने लगातार 7वें वर्ष एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित AXQ पुरस्कार जीता है? यह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार 7वें वर्ष एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित AXQ पुरस्कार जीता है और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 7वीं बार एशिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। और साथ ही याद रखना है कि 2025 में मार्च 2025 में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2024 के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, 20 से 21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों को सम्मेलन AIPOC का 85वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है पटना में किया गया था। याद रखना है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन होता है AIPOC, इसका 85वें सत्र का आयोजन पटना में किया गया था और इस उद्घाटन समारोह बिहार विधानमंडल के पटना सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया था। और साथ ही अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन था, इसकी जो अध्यक्षता की थी वह ओम बिरला के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसका जो थीम था देखभाल और साझा करना यानी केयरिंग एंड शेयरिंग था। याद रखना है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 का जो थीम हो जाएगा केयरिंग एंड शेयरिंग हो जाएगा। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में फिनलैंड जो है लगातार 8वें वर्ष फर्स्ट स्थान पे है और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पे जो है अफगानिस्तान है, उसका स्थान जो है 147वां है। और ये भी याद रखना है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, जो महाराष्ट्र में कोंकण तट है सही सुमेलित है, केरल में जो है कोरोमंडल तट है यह गलत हो जाएगा क्योंकि केरल में जो है उसे बोलते हैं मालाबार तट। याद रखना है, केरल में मालाबार तट है और गुजरात काठियावाड़ तट बोलते हैं गुजरात को, और कर्नाटक में जो है मैंगलोर तट है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा क्योंकि केरल में मालाबार तट है और जो कोरोमंडल तट है यह तमिलनाडु में है। याद रखना है, कोरोमंडल तट जो है यह तमिलनाडु में है। यानी गुजरात से गोवा तक का जो तटीय मैदान है उसको कोंकण तट बोलते हैं, गोवा से जो कर्नाटक तक है उसको कर्नाटक या मैंगलोर तक है उसको कन्नड़ तट बोलते हैं और मंगलोर से कन्याकुमारी तक जो होता है उसको मालाबार तट बोलते हैं और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट बोलते हैं। नेक्स्ट है, पोस्ट ऑफिस के लेखक। तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हैं वह रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। साथ ही याद रखेंगे कि जो गीत गोविंद के लेखक जो हो जाएंगे वह जयदेव हो जाएंगे और एक विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था द गोल्डन गेट और एक थे जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया था त्यागपत्र। और काव्य प्रकाश यह मम्मट की रचना है, मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश लिखा गया था। और मुल्क राज जो आनंद है इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था उसका नाम था अनटचेबल। और जो विष्णु शर्मा है यह लिखे थे पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज दिवस की तिथि को
मनाया जाता है। तो आज़ाद हिंद फौज दिवस जो होता है यह 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे। तो ये किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया था और प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। साथ ही गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी बोलते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का जो सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ है वह यजुर्वेद में मिलता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। और यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं अतरंजी खेड़ा जो है, अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त किए गए थे। और लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत जो है उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। साथ ही याद रखना है जो यजुर्वेद है यह गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट है गेहूं की फसल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यह सही है। और उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलुज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, यह भी स्टेटमेंट सही है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने के जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा जो वोट करने का उम्र था उसको 21 वर्ष घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और यह संशोधन 1989 में किया गया था, याद रखना है। 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में किया गया था। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। वहीं याद रखना है हम लोग को कि सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड में स्त्री और पुरुष को समानता के साथ मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था और सबसे पहले महिला को दिया गया था। जो ये 69वां संविधान संशोधन है, तो 69वां संविधान संशोधन 1991, इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का जो नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रखा गया था, यानी एनसीआर रखा गया था। और इस संशोधन के द्वारा दिल्ली के विधानसभा का गठन भी किया गया था 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। और भारतीय शासन अधिनियम आया था 1919 में। इसके द्वारा जो है भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया। याद रखना है कि भारत में महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है भारत शासन अधिनियम 19 के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 112 है जिसमें केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। साथ ही हम लोग याद रखना है कि बजट जो है भारत में सर्वप्रथम 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। और चार्ल्स विल्सन को भारत में बजटीय प्रणाली का जनक माना जाता है। वही 2017 में बजट में रेल बजट को साधारण बजट के साथ मिला दिया गया था। और रेल बजट जो है अंतिम बार 25 फरवरी 2016 को अलग से सदन में पेश किया गया था रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत से सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांश कौन सा है? तो जो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है यह भारत से सबसे दूर स्थित अक्षांश है। भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव पर अक्षांश का जो कोणीय मूल्य बढ़ता है लेकिन जो लंबाई होती है वह घटती है। साथ ही हम लोग को याद रखना है कि भूमध्य रेखीय व्यास जो लगभग है
ये 12,756 किलोमीटर होता है, जबकि ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है, जहाँ पे 42 किलोमीटर का अंतर आता है। और ये भी याद रखना है कि कर्क रेखा पर जो है सूर्य यह 21 जून को लंबवत चमकता है, और मकर रेखा पर जो सूर्य है यह 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है यह लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप जो है यह इसका जो एरिया है 32 वर्ग किलोमीटर है, मात्र 32 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखना है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह है कावारती। लक्षद्वीप की जो राजधानी है कावारती है, और लक्षद्वीप जो है कोरल रीफ द्वारा निर्मित है। और ये भी याद रखना है कि लक्षद्वीप का जो आबादी है 96% मुस्लिम है। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, यह 10वीं योजना में प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट है उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। तो वह नर्मदा नदी है जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बना है, और राजस्थान नहर का जो नाम है इंदिरा गांधी नहर रखा गया था बाद में। साथ ही याद रखना है कि इंदिरा सागर जो बांध है यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है यह अमेरिका में स्थित है। हमारा आंसर ये हो जाएगा यूएसए में। और यह विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1872 में अमेरिका में स्थापित किया गया था। 1872 में अमेरिका में स्थापित किया गया। और कैलानिक्स नेशनल पार्क जो है वह फ्रांस में स्थित है, याद रखना है। येलोस्टोन जो है अमेरिका में है, और कैलानिक्स नेशनल पार्क जो है फ्रांस में है। एक है न्यू फाउलैंड नेशनल पार्क जो है कनाडा में है। और सागरमाथा जो नेशनल पार्क है वह नेपाल में है। और एक इंडोनेशिया में है, उसको बोलते हैं कोमोडो नेशनल पार्क, याद रखना है। कोमोडो नेशनल पार्क जो इंडोनेशिया में है, कोमोडो नेशनल पार्क यह इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है किसी नदी के जल की जैव रासायनिक ऑक्सीकरण बीओडी के संबंध में क्या सही दिया हुआ है? तो देखते हैं। यह तब समान बनी रहती है जब एल्गम ब्लूम शैवाल प्रपुष्टन होता है, यह गलत है। इस मांग का जो जल के भीतर ऑक्सीजन सांद्रता से कोई संबंध नहीं है, यह भी गलत है। और जो बीओडी के संबंध बोला है कि यह तब बढ़ती है जब नदी के जल में मल जल मिल जाता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। बीओडी जो होता है यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें माना जाता है कि जीव पानी के जीवन ऑक्सीजन को कितनी जल्दी इस्तेमाल करता है, इसको बीओडी बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल जो होता है पानी की गुणवत्ता प्रबंधन में तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान में किया जाता है। और बीओडी जल स्रोत की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, यानी बीओडी का मान अधिक होता है तो जल प्रदूषित और कम होने पर स्वच्छ जल के श्रेणी में आता है। और पेयजल में जो होता है बीओडी का जो मात्रा होता है वह 0 होता है, यानी बीओडी 0 रहेगा तो पेयजल साफ होगा। नेक्स्ट है वंशागति नियम की खोज किसने की थी? जो वंशागति नियम है इसका खोज ग्रेगल मेंडल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? तो हेरोइन जो होती है यह मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से प्राप्त होता है। लसदार अफीम को पोस्ते के जो कच्चे फल होते हैं उसमें चीरा लगा करके मॉर्फिन निकाला जाता है, और अफीम को मॉर्फिन बनाने के लिए परिष्कृत किया जाता है। नेक्स्ट है
पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है मुक्त ऊर्जा का एक तरफा परिवहन होता है। ऊर्जा का जो संचरण होता है केवल एक ही दिशा में होता है, अर्थात मतलब उत्पादक जो होता है उसके बाद उत्पादक से शाकाहारी में जाता है और फिर शाकाहारी से मांसाहारी जानवरों में जाता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है, यानी ऐसे बनेगा। ऊर्जा पिरामिड में प्राथमिक उत्पादक जो होता है सूर्य की ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। और एक लिंडमान थे, उन्होंने अपना नियम दिया था कि ऊर्जा पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर के जंतु अगले पोषण स्तर को केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर करते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि अगर कोई मुर्गा है तो अगर वो कोई चारा खाएगा या कुछ खाएगा तो उसने उसका जितना पोषण लिया, किसी मनुष्य के उस मुर्गे को खाने पर उसका मात्र 10% पोषण ही मुर्गे से ट्रांसफर होकर मनुष्य में आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित बीटी फसलों में कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है? तो यह कपास फसल है, इसको बीटी फसल बोलते हैं। यह भारत में उगाई जा रही है। और बीटी कपास जो होता है यह कीटरोधी पौधा होता है, इसमें कीटनाशी रसायनों का प्रयोग कम हुआ है। और बीटी जो विष होता है जीन का क्लोन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है और इसका प्रयोग पौधों में किया गया है, जिसके कारण कीटनाशी रसायन की आवश्यकता कम हो गई है। नेक्स्ट है एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है, तो यह होता है XY, यानी लड़के में होता है तो एक डाउन सिंड्रोम जो बालक में लिंग गुणसूत्र होता है वह XY होता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है बच्चों में 21वें जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 सूत्र वाले होते हैं, इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम से व्यक्ति जो होता है बच्चा यह छोटे कद का होता है और मंद बुद्धि का होता है। नेक्स्ट है, और ये भी याद रखना है, एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 47 हो जाती है। जब क्लाइनफेल्टर किसी को होगा तो गुणसूत्र होता है 44 + X + XXY होता है। नेक्स्ट है निम्न प्रजातियों में से किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है? ये हो जाएगा CrO2 Cl2। इसमें जो परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है यह +6 होती है। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे ये 6 कैसे होती है, तो CN6 और 3 पे -चार्ज है, तो यहाँ पे X हो जाएगा, जो Cr हो जाएगा ये X हो जाएगा और ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो -2, और जो Cl2 है इसका -1 चार्ज होता है तो 2 इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा X + 2 × -2 + 2 × -2 = 0। तो जो X का वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा यानी टीबी और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो यह होता है P-एमिनो सैलिसिलिक एसिड। हमारा आंसर B हो जाएगा। इसको बोलते हैं पारा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। इससे क्या होता है कि यक्ष्मा टीबी जो होता है और कुष्ठ रोग दोनों के लिए उपयुक्त औषधि है। एक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है इसका उपयोग आर्द्र ज्वर और निमोनिया का उपचार में किया जाता है। याद रखना है, निमोनिया और आर्द्र ज्वर के उपयोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदल जाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए ध्रुव पर 10 ग्राम सोना खरीदता है, यदि वह भूमध्य रेखा पर उस सोने को तौलता है तो क्या होगा? तो ये जो है वह ध्रुव पर पोल पर 10 ग्राम सोना खरीदता है और वह अगर भूमध्य रेखा पर जाके तौलेगा तो सोने का जो भार है वह मामूली रूप से थोड़ा सा कम हो जाएगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा। ध्रुव के मुकाबले जो होता है भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है कम होता है, इसलिए भार जो है कम हो जाएगा।
और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है कम ध्रुव पर अधिक होता है। नेक्स्ट है मृत पोषी पोषण क्या है। तो मृत पोषी जो पोषण होता है वह जीव अपना भोजन मृत और क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसको मृतजीवी पोषण बोलते हैं। यानी जो मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृत पोषी जीवन बोलते हैं। नेक्स्ट है दो समान धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण है। तो इसका कारण उनके बीच जो होता है चुंबकीय बल होता है। और यदि दो समांतर चालक तारों को समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। और यदि दो समांतर चालक तारों के बीच में विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच जो होता है प्रतिकर्षण बल कार्य करता है।